आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत अभिवादन। जो भी विद्यार्थी EMRS PGT हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, आपके सिलेबस में खंड ख में दिया हुआ है, काव्य दोषों के साथ लिखा हुआ है बगल में कि विस्तृत अध्ययन, काव्य दोषों का विस्तृत अध्ययन। अर्थात आयोग आपसे अपेक्षा कर रहा है कि काव्य दोषों के बारे में आप विस्तृत रूप में जानिए। और हाल की परीक्षाओं में जो परीक्षा का स्तर बढ़ता जा रहा है, उसको देखते हुए विस्तृत अध्ययन करना आवश्यक भी है। अभी आपने UPTGT 2021 का पेपर देखा होगा तो आपने अनुभव किया होगा, कुछ लोगों ने दिया भी होगा तो आपने अनुभव किया होगा कि पेपर का स्तर क्या था। वहीं पे दूसरा पेपर आप एग्जाम्पल में देखिए, BPSC ने भी परीक्षाएं आयोजित की थी, तो वहाँ पेपर का स्तर, कठिनता का स्तर क्या था। और अभी हाल ही में संपन्न हुई परीक्षा आपकी UP PET की परीक्षा, इसे भी एग्जाम्पल रूप में आप देख सकते हैं कि कितनी कठिन परीक्षाएं, मतलब परीक्षा प्रश्नों का स्तर बढ़ता जा रहा है, कठिनता का स्तर बढ़ता जा रहा है। इसलिए अपेक्षा है कि आप लोग विस्तृत अध्ययन करिए, सारा जानिए, सबके बारे में जानिए, जो भी आपके सिलेबस में है उसे पूरी तरह से पढ़िए। और शॉर्ट के चक्कर में मत पढ़िए, ट्रिक्स के चक्कर में बहुत ज़्यादा ना पढ़िए, विस्तृत अध्ययन करने की आदत को अपनाइए यदि आपको कामयाब होना है। तो इसी बात को ध्यान में रखकर काव्य दोषों पर ये मेरी बहुत ही विस्तृत वीडियो है, बहुत ही विस्तृत सामग्री है। इसे मैं दो पार्ट में बनाऊंगी, क्योंकि एक पार्ट में वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है और लंबी वीडियो अपलोड करने में दिक्कत होती है। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। और उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग पहली बार चैनल पर आ रहे हैं, ज़रूर इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने एजुकेशनल ग्रुप में ज़रूर शेयर करिए। चलिए शुरू करते हैं। काव्य दोष, दोष किसे कहते हैं? दोष शब्द का शाब्दिक अर्थ है भूल, त्रुटि या हानि। तो दोष का अर्थ क्या होता है? भूल जाना या कोई त्रुटि हो जाए या हानि होना उससे, तो वो दोष के अंतर्गत आएगा। वे तत्व जो रस के आस्वादन में बाधा उत्पन्न करते हैं अथवा रस का अपकर्ष करते हैं, उन्हें काव्य दोष कहते हैं। काव्य दोष किसे कहते हैं? रस का अपकर्ष करने वाले काव्य दोष कहलाते हैं। अगला देखिए, काव्य रस और काव्य सौंदर्य के अपकर्ष तत्व काव्य दोष कहलाते हैं। ये मतलब एक काव्य दोष के बारे में बताया जा रहा है, सिर्फ अभी किसी की परिभाषा नहीं है, परिभाषाएं आगे आने वाली हैं विभिन्न विद्वानों के अनुसार। जिन तत्वों के कारण काव्य के मुख्यार्थ को समझने में बाधा उत्पन्न हो, वही काव्य दोष है। संस्कृत काव्य शास्त्र में काव्य दोषों का सांकेतिक विवेचन आचार्य भरत ने किया है। तो संस्कृत काव्य शास्त्र में काव्य दोषों का सांकेतिक विवेचन आचार्य भरत ने किया है। भरत ने गुण को दोष का विपरीत माना तथा वामन ने दोष को गुण का विपरीत माना है। तो वही एक ही बात दोनों ने कही है, बस घुमा फिरा के। भरत ने गुण को दोष का विपरीत और वामन ने दोष को गुण का विपरीत माना। काव्य दोषों का सर्वप्रथम उल्लेख आचार्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में किया है। काव्य दोषों का, ये परीक्षा के पॉइंट से इम्पोर्टेंट है कि काव्य दोषों का सर्वप्रथम उल्लेख आचार्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में किया और काव्य दोषों की सबसे पहली व्यवस्थित विवेचना आचार्य मम्मट ने की है। ये दोनों ही पॉइंट ध्यान देने हो गया। और इसमें भी देख लीजिए, ये भी हो सकता है कभी मिलाने उलाने वाले प्रश्न में पूछ ले तो गलत ना हो। जो भरत, देखिए भरत सबसे पहले आचार्य हैं, सबसे पुराने हैं, तो भरत ने पहले गुण को रखा है और वामन इनके बाद आते हैं, इन्होंने दोष को पहले रखा है। तो भरत से गुण को जोड़ लीजिए और वामन से दोष को जोड़ लीजिए। दोनों, भरत ने गुण को दोष का विपरीत और वामन ने दोष को गुण का विपरीत माना। अगला देखिए, भरत मुनि की पुस्तक का नाम है नाट्य शास्त्र। और देखिए इसमें इन्होंने क्या दी है, दोषों की परिभाषा क्या दी है। एते दोषास्तु विज्ञेया सुरभि नटिका श्रेया। एते दोषास्तु विज्ञेया सुरभि नटिका श्रेया। एत एव विपर्यस्तः गुणाः काव्येषु कीर्तितम्। अर्थात भरत मुनि ने काव्य दोष का विपर्य गुण को माना। काव्य दोष का विपर्य मतलब उसका उल्टा गुण को माना, तथा आगे कहा दोष नाटकाश्रित होता है, दोष का विपर्य काव्य गुण कहलाता है। क्या कहा भरत मुनि ने? काव्य दोष का विपर्य गुण को माना है, तथा आगे कहा दोष नाटकाश्रित होता है और दोष का विपर्य काव्य गुण होता है, काव्य गुण कहलाता है।
आचार्य भामा, इनकी पुस्तक का नाम है काव्यालंकार। इन्होंने काव्यालंकार में परिभाषा दी। परिभाषा इन्होंने कोई नहीं दी है, इन्होंने काव्य दोष की कोई परिभाषा नहीं दिया है, किंतु इन्होंने माना कि काव्य में कोई भी पद दोष नहीं होना चाहिए। आचार्य भामा ने कोई विस्तृत स्पष्ट परिभाषा नहीं दी है, लेकिन माना है कि काव्य में कोई भी पद दोष नहीं होना चाहिए। सदोष काव्य कुपुत्र के समान निंदाजनक होता है। मतलब जो जिसमें जिस काव्य में दोष हो वो कुपुत्र के समान हो, निंदाजनक होता है। और काव्य रचना न करना निंदाजनक नहीं है। आगे भामा कहते हैं कि काव्य रचना करना निंदाजनक नहीं है, न ही कोई अधर्मजनक है और न ही हानिकारक है, लेकिन दोषपूर्ण काव्य रचना साक्षात मृत्यु के समान इन्होंने माना है। मतलब आप रचना नहीं करें तो कोई बात नहीं, कोई निंदा का कारण नहीं है, कोई दोषपूर्ण नहीं है, कोई अधर्मजनक बात नहीं है, परंतु यदि आप दोषपूर्ण कार्य करते हैं, दोषपूर्ण काव्य का निर्माण करते हैं, तो वो साक्षात मृत्यु के समान है, ऐसा भामा का मानना है। आचार्य दंडी ने, इनकी पुस्तक का नाम है काव्यदर्श। काव्यदर्श में इन्होंने परिभाषा दी काव्य दोष की। तदल्पमपि निपेक्ष्यम काव्यम दुष्टम कथम च न स्यावपु सुंदरमपि शिवैत्रैणकेन दुर्भगम। तदल्मपि निपेक्ष्यम काव्यम दुष्टम कथम च न स्यावपु सुंदरमपि शिवैत्रैणकेन दुर्भगम। अर्थात दोष शून्य एवं गुणालंकार युक्त वाणी कामधेनु के समान है। अर्थात दोष शून्य एवं गुणालंकार युक्त वाणी कामधेनु के समान है, और सदोष वाणी कवि की मूर्खता को ही दर्शाते हैं या प्रकट करती है। जिस प्रकार श्वेत कुष्ठ का एक छोटा सा चिन्ह भी शरीर के सौंदर्य को नष्ट कर देता है, ठीक उसी प्रकार दोष युक्त काव्य भी असह्य होता है। दंडी आगे कहते हैं, दोषा विपत्तये तत्र गुणा संपत्तये तथा। दोषा विपत्तये तत्र गुणा संपत्तये तथा। अर्थात दोष काव्य के लिए विपत्ति कारक है, अर्थात विघातक है, तथा एवं गुण काव्य की संपत्ति है, अर्थात काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाला है। आचार्य वामन ने काव्य दोषों की परिभाषा देते हुए कहा, गुण विपर्यात मानो दोषाः। गुण विपर्यात मानो दोषाः, अर्थात गुण का विपर्य दोष है। ये हमने आगे ही भी पढ़ लिया था। नोट, जहाँ आचार्य भरत मुनि ने दोष का विपर्य गुण को माना, वहीं आचार्य वामन ने गुण का विपर्य दोष को माना है। दोष का विपर्य गुण, गुण का विपर्य दोष। ठीक। काव्य सौंदर्याक्षेप हेतवः त्यागाय दोषः ज्ञातव्या। काव्य सौंदर्याक्षेप हेतवः त्यागाय दोषः ज्ञातव्या। अर्थात काव्य के सौंदर्य में आक्षेप करने वाले हेतु को दोष समझकर त्याग देना चाहिए। ये आचार्य वामन की उक्ति है। आचार्य मम्मट, इनकी पुस्तक का नाम है काव्य प्रकाश। इन्होंने कहा, मुख्यार्थ हतिर दोषो, अर्थात मुख्य अर्थ में बाधा पहुंचाने वाला तत्व दोष है। मुख्यार्थ हतिर दोषो, मुख्य अर्थ में बाधा पहुंचाने वाला तत्व दोष है, आचार्य मम्मट के अनुसार। आचार्य विश्वनाथ ने कहा दोषों की परिभाषा देते हुए, रसापकर्ष दोष है, अर्थात रस का अपकर्षी दोष है। तो मम्मट अर्थ में बाधा पहुंचाने वाले तत्व को दोष मानते हैं, और आचार्य विश्वनाथ रस का अपकर्ष करने वाले तत्व को दोष मानते हैं। दूष्यति काव्यमिति दोष है, अर्थात जो काव्य तत्व को दूषित करते हैं वे दोष हैं, आचार्य विश्वनाथ के अनुसार। अगला देखिए, आचार्य विश्वनाथ, इनकी पुस्तक का नाम है एकावली। इन्होंने कहा, दोषः काव्यापकर्ष हेतु। दोषः काव्यापकर्ष हेतु, अर्थात दोष काव्य के अपकर्ष का हेतु है। आचार्य केशव मिश्र, इनकी पुस्तक है अलंकार शेखर। इसमें इन्होंने कहा, दोषत्वं च रसोत्पत्ति प्रतिबंधकत्वम्। दोषत्वं च रसोत्पत्ति प्रतिबंधकत्वम्, जो दोष है वह रस की उत्पत्ति में प्रतिबंध लगाने वाला है, अर्थात रस की सिद्धि में बाधक तत्व ही दोष होता है। ये
आचार्य केशव मिश्र के अनुसार है। अग्निपुराण, अग्निपुराणकार के अनुसार उद्वेगजनको दोष है, अर्थात काव्यास्वाद में बाधक उद्वेगजनक तत्व को काव्य दोष कहते हैं। अर्थात काव्यास्वाद में बाधक उद्वेगजनक तत्व को काव्य दोष कहते हैं। आचार्य केशवदास, आचार्य केशवदास की परिभाषा देखिए। रंचक दोष न राजई कविता वनिता मित्त, बूंदक हाला परत ज्यों गंगा घट अपवित्र। अर्थात रंचक मतलब थोड़ा भी दोष न राजई नहीं होना चाहिए कविता में, वनिता में और मित्र यानी कि छोटे बालक में। कविता यानी कि काव्य, वनिता अर्थात स्त्री, मित्र अर्थात छोटे बालक होते हैं। बूंदक हाला परत ज्यों, बूंदक हाला, हाला का अर्थ दो है, अनेकार्थी शब्द है। एक अर्थ होता है हाला का शराब, मधु, और दूसरे हाला का अर्थ होता है विष। अर्थात बूंदक हाला परत जो गंगा घट अपवित्र, यानी कि थोड़ी सी भी अगर उसमें मतलब थोड़ा सा भी अगर हाँ, अर्थात जरा सा भी दोष अगर हो, अर्थात जरा सा भी दोष शोभा नहीं पाता कविता में, वनिता में और मित्र में अर्थात छोटे बालक में। उसी प्रकार जैसे एक घड़े के गंगा जल में यदि एक बूंद भी जहर मिल जाए तो वह दूषित हो जाता है। आचार्य चिंतामणि, इनकी पुस्तक का नाम है कविकुल कल्पतरु। अर्थात इन्होंने कहा, शब्द अर्थ को जूइत देखी पर अपकर्ष, दीन कहत है ताकि कौन सुने घट है हर्ष। अर्थात चिंतामणि के अनुसार दोष शब्द अर्थ और रस का अपकर्ष करता है। दोष शब्द अर्थ और रस का अपकर्ष करता है। उनका मानना है कि इसे दोष सुनने से हर्ष यानी काव्य का आनंद नष्ट हो जाता है। मतलब कविता में कोई भी दोष हो तो उसको सुनने का आनंद नष्ट हो जाता है। आचार्य चिंतामणि के अनुसार। आचार्य कुलपति मिश्र, शब्द अर्थ को प्रकट है रस समुझनी नहीं दे, सो दूषण तन मन विथा जो को हरि दे। अर्थात शब्द अर्थ और रस को जो प्रकट न होने दे वो दूषण है, और जो तन को मन को व्यथा देता है। ये आचार्य कुलपति मिश्र की परिभाषा है काव्य दोषों के लिए। और विभिन्न आचार्यों के अनुसार काव्य दोष के भेद। अब देखिए आचार्य भरत मुनि के अनुसार, आचार्य भरत मुनि ने काव्य दोषों की संख्या 10 बताई है। तो देखिए इन्होंने काव्य गुणों की संख्या भी 10 बताई थी और काव्य दोषों की संख्या भी 10 बताई है। तो ये संख्या परीक्षा में पूछी जाती है। अगूढ़म अर्थांतरम अर्थहीनम भिन्नार्थमेकार्थ भिन्न लुप्तार्थम न्यायादपेतम विषयम विसंधि शब्दच्युत वै 10 काव्य दोषा। इन्होंने कौन कौन से दोष बताए हैं? अगूढ़म अर्थांतरम अर्थहीनम भिन्नार्थमेकार्थ भिन्न लुप्तार्थम न्यायादपेतम विषयम विसंधि शब्दच्युत वह 10 काव्य दोषा। अर्थात अब देखिए एक एक का अर्थ बता दें आपको क्या क्या है ये। अगूढ़म का अर्थ होता है पर्याप्त शब्दों द्वारा जो कथन होता है उसे गूढ़ार्थ अथवा अगूढ़ कहते हैं। इसमें घुमा फिरा कर बात कही जाती है। तो अगूढ़म का ये अर्थ हुआ। अर्थांतर का अर्थ होता है अवर्णनीय के वर्णन में अर्थांतर की संज्ञा दी जाती है। अर्थहीन का अर्थ हुआ असंबद्ध अर्थ को अर्थहीन दोष कहते हैं, जहाँ चर्चा विषय से बाहर चलने लगती है। भिन्नार्थ दोष किसे कहते हैं? जहाँ अभीष्ट तो दूसरा अर्थ हो और कहा जाए भिन्न अर्थ, तब वहाँ भिन्नार्थ दोष हो जाता है। एकार्थ दोष ऐसे पर्यायों के प्रयोग से होते हैं जिनमें किंचित भिन्न अर्थ होता है और यह दोष तक उत्पन्न होता है। जब कवि पर्यायों के अर्थ भेद एवं साम्य पर ध्यान नहीं देता तब ये एकार्थ दोष उत्पन्न हो जाता है। अभिलुप्तार्थ भेद दोष।
जब प्रत्येक पद में वाक्यार्थ संक्षेपतः पूर्ण किया जाए तो उसे अभिलुप्तार्थ दोष कहते हैं। न्याय से अपेत यानी प्रमाण रहित रचना में न्याय से अपेत दोष होता है। विषय दोष, छंद युक्त रचना को विषय दोष की संज्ञा दी जाती है। विसंधि दोष, संधिहीनता में आचार्य भरत ने विसंधि दोष को बताया है। शब्दच्युत दोष, इसे शब्दहीन की संज्ञा भी दी जाती है। अशब्द योजना में यह दोष पाया जाता है। आचार्य भामा, आचार्य भामा के अनुसार देखिए इन्होंने 3 तरह के काव्य दोष माने हैं। पहला सामान्य दोष माना, इसके अंतर्गत है क्लिष्टार्थ, अन्यार्थ, अवाचक, अयुक्तिमत और गूढ़ शब्द। दूसरा इन्होंने वाणी दोष माना, श्रुति दुष्ट, अर्थ दुष्ट और कल्पना दुष्ट इसके अंतर्गत रखा। और तीसरा भेद माना अन्य दोष, इसमें रखा अपार्थ और एकार्थ को। नोट, आचार्य भामा ने उपभेदों सहित संख्या 25 तक पहुंचा दी है। अब देखिए आचार्य मम्मट के अनुसार, आचार्य मम्मट ये भी इम्पोर्टेंट है। मुख्यतः 3 काव्य दोष इन्होंने माने हैं। शब्द दोष 37, अर्थ दोष 23 और रस दोष 10, अर्थात कुल उपभेदों सहित इन्होंने संख्या 70 बना दी है। तो आचार्य मम्मट के अनुसार सीधे सीधे संख्या पूछ सकता है कि आचार्य मम्मट ने कितने काव्य दोष माने, तो इन्होंने 70 काव्य दोष माने हैं। शब्द दोष 37, अर्थ दोष 23 और रस दोष 10। आचार्य दंडी, इन्होंने काव्य दोषों की संख्या 11 मानी है। ये संख्या पूछी जा सकती है परीक्षा में। दंडी के अनुसार कितने काव्य दोष हैं, तो 11 हैं। आचार्य वामन ने पदगत दोष 5 माने हैं, पदार्थगत दोष 5 माने, वाक्यार्थ दोष 7 माने हैं और वाक्यगत दोष 3 माने, अर्थात 20। इन्होंने भी संख्या काव्य दोषों की 20 तक पहुंचाई। आचार्य वामन ने 20 काव्य दोष माने हैं। ये संख्या इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन आगे भी नहीं पूछा जाएगा, ये जरूरी नहीं। आचार्य विश्वनाथ, इनके अनुसार काव्य दोष की परिभाषा देखिए। काव्यापकर्षका दोषास्ते पुनः पंचधामता पद पदांश वाक्यार्थ रसानामम दूषणेन ही, अर्थात पद दोष, पदांश दोष, वाक्य दोष, अर्थ दोष और रस दोष इन्होंने 5 मानी संख्या। आचार्य रुद्रट, इन्होंने कुल संख्या 26 मानी है तथा इन्हें 4 वर्गों में विभक्त किया है। पद दोष, वाक्य दोष, अर्थ दोष और पद वाक्य दोष, ये 4 भागों में इन्होंने बांटा। आचार्य रुद्रट ने दोषों की संख्या, काव्य दोषों की संख्या 26 मानी है। अग्नि पुराणकार, इन्होंने काव्य दोषों की संख्या 3 मानी है। पहला शब्द दोष, दूसरा अर्थ दोष और तीसरा रस दोष। सोमनाथ, सोमनाथ ने 4 काव्य दोष माने हैं, एक शब्द दोष, अर्थ दोष, रस दोष और वृत्त दोष यानी कि छंद दोष। बाबू गुलाब राय, इनका वर्गीकरण भी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। बाबू गुलाब राय, इन्होंने सिद्धांत और अध्ययन में दोषों के 7 वर्ग बताए हैं। प्रथम वर्ग में क्लिष्टत्व, अप्रतीतत्व, अप्रयुक्त दोष। द्वितीय वर्ग में अश्लीलत्व दोष, ग्रामत्य दोष। तृतीय वर्ग में विपरीतत्व दोष, श्रुतिकटुत्व दोष। चतुर्थ वर्ग में अधिक पदत्व दोष, न्यून पदत्व दोष। पंचम वर्ग में च्युत संस्कृति दोष। षष्ठ वर्ग में अभवन मत संबंध, दुरान्वय, समाप्त, पुनरांत, त्यक्त पुनः। और सप्तम वर्ग में अक्रमत्व दोष या दुष्क्रमत्व दोष। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये पूछा जा सकता है बाबू गुलाब राय के अनुसार दोषों के कितने वर्ग इन्होंने बताया, तो इन्होंने 7 वर्ग में विभाजित किया काव्य दोषों को। लेकिन नोट देखिए, साधारणतः दोष के 3 ही भेद माने जाते हैं, शब्द दोष, अर्थ दोष और रस दोष, और यही हम पढ़ेंगे भी। विशेष तथ्य देखिए, आज आनंदवर्धन ने काव्य दोष के स्थान पर अनौचित्य शब्द का प्रयोग किया है। आनंदवर्धन ने काव्य दोष के स्थान पर अनौचित्य शब्द का प्रयोग किया है। रामदहिन मिश्र ने काव्य दोषों को 2 भागों में बांटा है, नित्य काव्य दोष और अनित्य काव्य दोष। तो आसान सा है, 2 ही है भी।
शब्द दोष, शब्द दोष या पद दोष किसे कहते हैं? जहाँ काव्य में अनुचित पदों का प्रयोग किया जाए वहाँ शब्द दोष या पद दोष होता है। ये निम्नलिखित हैं। शब्द दोष में देखिए कौन कौन से आते हैं। कभी कभी आपको 4 ऑप्शन दे करके पूछ सकता है कि इसमें से शब्द दोष कौन से हैं या कौन से नहीं हैं या अर्थ दोष कौन से, इस टाइप के प्रश्न आ सकते हैं। तो देखिए श्रुति कटुत्व दोष, च्युत संस्कार या संस्कृति दोष, अप्रयुक्तत्व, असमर्थत्व, निहितार्थ, अनुचितार्थ, अप्रतीतार्थ, क्लिष्टत्व, अश्लीलत्व, ग्राम्यत्व, न्यायार्थत्व, अक्रमत्व, दुष्क्रमत्व, न्यून पदत्व या अधिक पदत्व। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये शब्द दोष या पद दोष के अंतर्गत आएंगे। अगला देखिए अर्थ दोष। अर्थ दोष या पदार्थ दोष कहते हैं जहाँ अर्थ करने पर काव्य या रस के अपकर्ष का बोध हो वहाँ अर्थ दोष होता है। इसकी संख्या 23 मानी गई है। और रस दोष अब 23 मानी गई है। 23 कहाँ तक लिखें, और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था इसलिए। अब देखिए रस संख्या जान लीजिए कि शब्द दोष 15 माने गए हैं और अर्थ दोष 23 मानी गई है। रस दोष जहाँ किसी रस में परस्पर विरोधी भावों, अनुभाव, संचारी भावों का चित्रण किया जाए अथवा रस के नाम, तत्व आदि का सीधा उल्लेख कर दिया जाए वहाँ रस दोष हो जाता है। तो अब देखिए हम लोग शुरू करते हैं। पहले शब्द दोषों से शुरुआत करते हैं। तो पहला है श्रुति कटुत्व दोष। श्रुति कटुत्व दोष किसे कहते हैं? जब कोई काव्य सुनने में कठोर लगता है, जहाँ कठोर वर्णों का प्रयोग होता है, शब्द कानों को खटकता है, वहाँ श्रुति कटुत्व दोष होता है। यानी कानों को सुनने में वो कठोर लगे, अच्छे ना लगे, वहाँ पर श्रुति कटुत्व दोष होता है। और देखिए श्रृंगार, करुण और शांत रस में कठोर वर्णों के प्रयोग से यह दोष उत्पन्न होता है। यानी कि अगर वीर रस में इसका प्रयोग करेंगे तो वहाँ दोष नहीं होगा, लेकिन श्रृंगार, करुण और शांत में कठोर वर्णों का प्रयोग किया जाएगा तो यहाँ वो श्रुति कटुत्व दोष उत्पन्न हो जाएगा। देखिए रौद्र, वीर और भयानक रस में कठोर वर्णों के प्रयोग से दोष न होकर गुण बन जाता है। ठीक है। ट वर्ग वाले शब्द, संयुक्ताक्षर, लंबे सामासिक पद तथा महाप्राण ध्वनियों का प्रयोग करने से श्रुति कटुत्व दोष उत्पन्न होता है। अब उदाहरण देख लिए। श्रुति कटुत्व दोष के उदाहरण है भर्त्सना से भीत हो वह बाल जब चुप हो गया। यहाँ देखिए भर्त्सना बोलने से श्रुति कटुत्व दोष उत्पन्न हो रहा है। नाम तो आपका बहुत बार सुना था परंतु चाक्षुष प्रत्यक्ष आज ही हुआ। चाक्षुष यहाँ पर खटक रहा है इस काव्य में। त्रिया अलक चक्षुश्रवा डसे परत ही दृष्टि। चक्षुश्रवा शब्द में यहाँ पर दोष उत्पन्न हो रहा है। कटर कटर टंडुल चबात हरी हंसी हंसी के। यहाँ तंडुल, तंडुल चावल को कहा जाता है। तंडुल चबात हरी हंसी हंसी के, यहाँ तंडुल शब्द यहाँ पर खटक रहा है। कवि के कठिनतर कर्म की हम करते नहीं धृष्टता, पर क्या न विषयोत्कृष्टता करती विचारोत्कृष्टता। तो देखिए या तो लंबे सामासिक पद रखे गए हैं, विषयोत्कृष्टता और विचारोत्कृष्टता शब्द रखे गए, धृष्टता शब्द रखा गया। तो ये शब्द श्रुति कटुत्व दोष के उदाहरण हैं। अगला देखिए च्युत संस्कृति दोष। जब काव्य में व्याकरण के नियमों के विरुद्ध या अशुद्ध वर्तनी वाले शब्दों का प्रयोग किया जाता है तब वहाँ च्युत संस्कृत दोष होता है। जब काव्य में व्याकरण के नियमों के विरुद्ध या अशुद्ध वर्तनी वाले शब्दों का प्रयोग किया जाता है तब वहाँ च्युत संस्कृत दोष होता है। यानी काव्य के नियमों का व्याकरण के विरुद्ध या अशुद्ध वर्तनी वाले शब्दों का प्रयोग होने से च्युत संस्कृत दोष होता है। इसका उदाहरण देखिए। रात की लावण्यता, रति की लावण्यता, सरस्वती की चातुर्यता, लक्ष्मी की कौटिल्यता और सीता की सतीत्वता जगत विख्यात है। यहाँ राति हो गया, रति है। रति की लावण्यता, सरस्वती की चातुर्यता, लक्ष्मी की कौटिल्यता और सीता की सतीत्वता जगत विख्यात है। तो यहाँ देखिए लावण्यता, चातुर्यता, कौटिल्यता और सतीत्वता ये शब्द रखना यहाँ पर आवश्यक नहीं था, बल्कि लावण्य, चातुर्य और कौटिल्य
देखिए इस उदाहरण में लावण्य, चातुर्य और कौटिल्य, सतीत्व शब्द प्रयुक्त होना चाहिए था। मतलब अगर इन शब्दों को रखा जाता तो भी ये अच्छा लगता। यहाँ पर च्युत संस्कृति दोष नहीं उत्पन्न होता। अब देखिए मरम वचन सीता जब बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। यानी कि अवधी भाषा में सीता स्त्रीलिंग है और स्त्रीलिंग सीता के लिए पुल्लिंग क्रिया का प्रयोग किया करना च्युत संस्कृति दोष होता है। यानी कि अगर सीता स्त्रीलिंग थी तो यहाँ क्रिया भी स्त्रीलिंग होनी चाहिए, यानी सीता बोली होना चाहिए। परंतु अवधी भाषा में तो ये है, लेकिन अगर यहाँ पर खड़ी बोली रखा जाता और यहाँ पर ने उपसर्ग का प्रयोग किया गया होता, मरम वचन सीता ने जब बोला, या मरम वचन सीता ने जब बोला, तो यहाँ पर तब बोला शब्द बैठ जाता। लेकिन चूंकि यह अवधि में है तो मरम वचन सीता जब बोला, तो यहाँ सीता पुल्लिंग का बोध कराने लग रहा है क्रिया की वजह से, तो यहाँ पर च्युत संस्कृति दोष उत्पन्न हो गया है। कब आवेगा प्रात उमड़ेगा सुख हिल्लोल। देखिए कब आवेगा प्रात, प्रात जो है प्रातः हो गई, स्त्रीलिंग शब्द है प्रातः, उसके साथ पुल्लिंग आवेग पुल्लिंग का प्रयोग किया गया, इसलिए च्युत संस्कृति दोष हो गया। इस निराशता को छोड़ो आशा से लो काम। निराशता की जरूरत नहीं थी, यहाँ निराशा से काम चल जाता। इस निराशा को छोड़ो आशा से लो काम, इसलिए इस वाक्य में भी च्युत संस्कृति दोष है। अगला है हमारा ग्राम्यत्व दोष। जब साहित्यिक रचनाओं में ग्रामीण बोलचाल के शब्दों का प्रयोग किया जाता है तब वहाँ ग्राम्यत्व दोष आ जाता है। उदाहरण देखिए, मूड पे मुकुट धरे सोहत है गोपाल। मूड पे मुकुट धरे सोहत है गोपाल, तो मूड यहाँ पर मूड शब्द में ग्रामत्व झलक रहा है, यानी ग्रामीण शब्द लग रहा है, इसलिए यहाँ पर ग्रामत्व दोष आ गया है। तुम तो निखबक गवार हो। निखबक का अर्थ होता है बिल्कुल, तुम तो बिल्कुल गवार हो, इसलिए ग्रामत्व दोष आ गया है निखबक के प्रयोग से। पड़े खटोले पर नींद न आई रात। यहाँ खटोला शब्द में ग्रामत्व शब्द है, ग्रामीण भाषा का है, इसलिए ग्रामत्व दोष आ गया है। एक उदाहरण और देखिए, कैसे कहते हो इस द्वार पर कभी न आऊं, सत्य सराही कहे वर देना, जानहु लई है मांगी चंबैना। कैसे कहते हो इस द्वार पर कभी ना आओ, तो यहाँ द्वार शब्द में यहाँ पर आपका ग्रामत्व ग्रामीण शब्द का प्रयोग कर दिया गया। असत्य सराही कहे वर देना, जानो लई है मांगी चंबैना। चबैना शब्द यहाँ पर ये भी ग्रामीण शब्द है, ग्रामत्व दोष आ गया। मूड पर पाग विराजति श्याम के, कानन कुंडल लोल निहारे, तो यहाँ फिर मूड शब्द आ गया, ग्रामत्व दोष। अगला है क्लिष्टत्व दोष। जहाँ काव्य में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए जिनका अर्थ बोध होने में कठिनाई हो, वहाँ क्लिष्टत्व काव्य दोष हो जाता है। क्लिष्टत्व काव्य दोष कहाँ होता है, काव्य में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए जिनका अर्थ बोध होने में कठिनाई हो, वहाँ क्लिष्टत्व काव्य दोष हो जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, कहत कत परदेसी की बात, मंदिर अरध अवधि बदी हमसो, हरि आहार चली जात, शशि रूपु बरस सूर रिपु युगबर, हरि रिपु कीन्हो घात, माघ पंचक लय गयो सावरो तातय अति अकुलात, नखत वेद ग्रह जोरी अर्ध करी, सोई बनत अब खात। देखिए भ्रमर गीत का प्रसंग है, भ्रमर गीत सूरदास की ये पंक्तियां हैं भ्रमर गीत सार से। और यहाँ पर देखिए इस पूरे पद में बहुत ही सुंदर ये क्लिष्टत्व दोष का उदाहरण इसमें आपको देखने को मिलने वाला है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव, उस परदेशी की बात तो कहो जो हमसे 15 दिन में लौटकर आने की बात कह गया था। यानी कहत कत परदेशी की बात, मंदिर अरध अवधि बदी हमसो। अब यहाँ पर 15 दिन कैसे आ रहा, देखिए कितना कठिनाई हो रहा है। क्लिष्टत्व कितने कठिनाई से अर्थ निकल कर आएगा। मंदिर अरध का अर्थ होता है, मंदिर कहते हैं घर को, और घर के आधे हिस्से को ब्रज में पखवाड़ा कहा जाता है। तो और पखवाड़ा होता है 15 दिन का, एक पखवाड़े में 15 दिन होते हैं, तो इससे 15 दिन निकल कर आया। हरि आहार,
हरि का अर्थ महीना, हरि आहार का अर्थ महीने किया गया है। मतलब हरि विष्णु को भी कहते हैं और हरि शेर को भी कहते हैं। और हरि का आहार मांस होता है। क्या कहते हैं, हरि, हरि अनेकार्थक शब्द है। वैसे हरि मेढक को भी कहा जाता है, हरि बंदर को भी कहा जाता है, हरि शेर को भी कहा जाता है, विष्णु को भी कहा जाता है। तो देखिए, हरि शेर को कहा जाता है और हरि का आहार मांस होता है। इसी से मांस, मांस से यहाँ मास अर्थ लिया गया है। मास यानी महीने का अर्थ लिया गया है। और इसी तरह शशि रिपु बरस का अर्थ है शशि यानी चंद्रमा। शशि चंद्रमा होता है, चंद्रमा का शत्रु दिन। शशि रिपु, रिपु का अर्थ होता है शत्रु, यानी कि चंद्रमा का शत्रु दिन। दिन बरस रहे हैं। सूर्य रिपु जुगुबर, यानी सूर्य का शत्रु क्या है, सूर्य रिपु यानी सूर्य का शत्रु अर्थात रात। सूर्य का शत्रु रात, यानी कि रातें युगों के समान हो गई हैं। यहाँ इसका अर्थ निकला। हरि रिपु यानी कामदेव ने हमला कर दिया है। हरि रिपु यानी हरि के शत्रु कामदेव ने हमला कर दिया। माघ पंचक, माघ का 5वां नक्षत्र चित्रा यानी चित्त, चित्त सावर अपने साथ ले गया। इससे बहुत बेचैनी और अकुलाहट है। अब ये वाला देखिए, ये बहुत सारे आप लोगों ने जगह पढ़ा होगा और सुना भी होगा। नखत वेद ग्रह जोरी अर्ध करी सोई बनत अब खात। नखत यानी कि नक्षत्र, नक्षत्र कितने होते हैं, 27 नक्षत्र होते हैं। तो 27 नक्षत्र होते हैं। नखत ग्रह, ग्रह यहाँ पर 9 होते हैं। और नखत वेद, और वेद आपके 4 होते हैं। और इन सबको मिलाने पर हो जाता है 40। और इनको जोड़कर आधा करी, अर्ध करी यानी कि 20। इनको जोड़कर आधा करने पर 20 आता है। तो सोई बनत हम खात, 20 यानी कि 20। कितनी कठिनता से ये अर्थ निकल कर आ रहा है, इसलिए इस वाक्य में, इस पद में क्लिष्टत्व दोष है। अगला देखिए, अगला उदाहरण देखिए। तरु रिपु रिपुधर देख के विरहीन तीय अकुलात। तरु रिपु, तरु का अर्थ होता है वृक्ष और रिपु का अर्थ होता है शत्रु, यानी कि वृक्ष का शत्रु अग्नि, वृक्ष को जला सकता है। रिपुधर यानी अग्नि, अग्नि का शत्रु जल, मतलब अग्नि को जल बुझा देती है, इसलिए उसका शत्रु जल। देख के विरहीन तीय अकुलात, यानी अग्नि का शत्रु जल, जल को धारण करने वाला बादल। बादल को देख करके जो विरही नायिका है वो अकुलित हो रही है, मतलब बेचैन हो रही है। तो ये इसका अर्थ निकल आया। कितनी कठिनता से निकल के आ रहा है, इसलिए क्लिष्टत्व दोष है। देखिए, खगपति तीय पितु वधु जल समान तुव बैन। खगपति कहा जाता है गरुड़ को, और गरुड़ के पति विष्णु। खगपति गरुड़ और उसके पति विष्णु। तीय पितु, और विष्णु के खगपति पति तीय लक्ष्मी, यानी कि विष्णु की पत्नी लक्ष्मी। तीय, तीय पितु उनके पिता यानी कि सागर, उनके लक्ष्मी के पिता सागर, लक्ष्मी की उत्पत्ति सागर से हुई है, सागर। और पितु वधु यानी कि पिता की पत्नी गंगा, सागर की पत्नी गंगा को माना जाता है। अर्थात गंगा जल के समान पवित्र तुम्हारे वचन है। कवि को बस इतना कहना था कि तुम्हारे वचन गंगा जल के समान पवित्र हैं, उसके लिए इतना सारा रचा गया। तो यहाँ क्लिष्टत्व दोष है। लंकापुरी पति को जो भ्राता तासु प्रिया नहीं आवत। यहाँ लंकापुरी पति कौन है, रावण के जो भ्राता यानी कि कुंभकर्ण, तासु प्रिया नहीं आवत, उस, और कुंभकर्ण की प्रिया क्या है, नींद, नींद नहीं आती। देखिए, लंकापुरी पति रावण, जो भ्राता यानी कि कुंभकर्ण, तासु प्रिया नींद, यहाँ केवल इतना भर कहना था कि नींद नहीं आ रही है। तो क्लिष्टत्व दोष। अगला देखिए, हंस वाहिनी पति पिता दल समान है नैन। यहाँ हंस वाहिनी यानी कि सरस्वती, हंस वाहिनी पति यानी कि ब्रह्मा, पिता दल यानी कि ब्रह्मा की उत्पत्ति कमल से मानी गई है, मतलब कमल जी पे, कमल पे वो आश्रित होते हैं, आसन उनका है, यानी कि कमल की पंखुड़ियों के समान नैन, कमल नैन केवल कहा जा सकता था, मतलब कमल के समान नैन है, ये कहा गया। इतनी घुमा फिरा के बात कही गई कमल नैन के लिए। और देखिए उदाहरण क्लिष्टत्व का। तरु शिखा पर थी अवराजती कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा।
तो ये प्रसाद की पंक्तियां हैं। या कमलिनी कुल वल्लभ का अर्थ निकलता है। कमलिनी कहा जाता है कमल को, कुल वल्लभ यानी कमलिनी जितनी भी कमलियाँ कितने भी कमल हैं, वल्लभ, वल्लभ का अर्थ होता है पति, यानी कमल का पति सूर्य को माना गया है। जब सूर्य उदित होता है तो कमल खिल जाता है। तो यहाँ पर क्लिष्टत्व दोष है। अजा सहेली ता सुरिपु ता जननी भरतार, ता सुसुत के मित्र को भजिए बारंबार। तो यहाँ देखिए भरतार शब्द आने से यहाँ पर ग्रामत्य दोष भी है। इस पंक्ति में अजा कहा जाता है बकरी को, और अजा सहेली, सहेली बकरी की सहेली भेड़। अजा को कहा जाता बकरी को, सहेली कहा था भेड़। ता जननी भरता, ता सुरिपु उसका शत्रु, भरुट एक कांटा होता है। ता जननी का मतलब माता, माता उसका शत्रु, उसकी शत्रु जो होता है भरुट नाम का एक कांटा होता है भेड़ का, जो भेड़ के लिए शत्रु का काम करता है। ता जननी उसकी मतलब जहाँ वो कांटा उगता है उसकी जननी कहाँ है, भूमि यानी कि माता पृथ्वी। भरतार पति इंद्र, मतलब उसके पृथ्वी के पति माने जाते इंद्र को। तासुसुत अर्जुन, और अर्जुन के पुत्र माने जाते हैं, अरे इंद्र के पुत्र माने जाते हैं अर्जुन, और अर्जुन के मित्र यानी कि कृष्ण को भजिए। यहाँ कहना था केवल कृष्ण को भजिए, उसके लिए इतना सब घुमाया गया। बकरी, भेड़, कांटा, पृथ्वी, तो यहाँ पर आपका क्लिष्टत्व दोष आ गया, हो गया। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है और मैं इसे यहीं पर रोक रही हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो अपने विचार जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जो भी लोग पहली बार आए हैं। और इसका पार्ट 2 मैं तुरंत ही डाल दूँगी। और मुझे सपोर्ट करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपने एजुकेशनल ग्रुप में ज़रूर इसे शेयर करिएगा, और जो भी लोग पहली बार आए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।